नमस्कार, नई परख के राष्ट्रीय मुद्दा कार्यक्रम में आपका स्वागत है और आज के इस कार्यक्रम में हम एक बार फिर से देश की राजनीति के कुछ महत्वपूर्ण पहलुओं पर अभय कुमार दुबे से चर्चा करेंगे। इस बातचीत को आगे बढ़ाने से पहले मैं आप सब लोगों से अनुरोध करूँगा कि आप नई पर सब्सक्राइब करें और इस चैनल पर हम हर रोज़ प्रोफ़ेसर अभय कुमार दुबे के साथ देश की राजनीति पर बातचीत करते हैं। तो अगर आप इसको सब्सक्राइब करेंगे तो हमारा उत्साहवर्धन भी होगा और आप इस बातचीत को नियमित रूप तौर पर सुन पाएँगे। अभय सर नमस्कार। आज की बातचीत में मैं पहला प्रश्न उस थीसिस से करना चाहूँगा जिसे सबसे ज़्यादा मजबूत तरीके से आपने आगे बढ़ाया कि जो भारत जोड़ो यात्रा हुई, उससे कांग्रेस की जो मोहब्बत की दुकान का जो संदेश था, जिसे राहुल गांधी ने आगे बढ़ाया, वो मुसलमानों के लिए काफ़ी आकर्षक साबित हुआ और मुसलमान कांग्रेस की तरफ हमदर्दी की निगाह से देख रहे हैं। लेकिन क्या यह हमदर्दी की निगाह वोटों में तब्दील हो पाएगी? ख़ास तौर पे आने वाले विधानसभा चुनावों में या लोकसभा चुनाव में आपको ऐसा लगता है कि इसकी संभावना है? देखिए, जब मैं ये कहता हूं कि भारत जोड़ो यात्रा ने मुसलमान मतदाताओं में कांग्रेस के प्रति नए सिरे से दिलचस्पी पैदा की है, तो इसका मतलब मैं ये नहीं कहता कि सारे देश में ये इस तरह की दिलचस्पी समरूप होती है और या सारे मुसलमान वोटर अब किसी और को वोट नहीं देंगे, सिर्फ कांग्रेस को वोट देंगे। ये कहने का इसका मतलब नहीं होता है। देखिए, एक जमाने में मुसलमान वोटर कांग्रेस के खास वोटर थे। वो लगातार चुनाव दर चुनाव कांग्रेस को समर्थन करते थे, ऐतिहासिक कारणों से। फिर उसके बाद इमरजेंसी के बाद में जबकि नसबंदी के डर के कारण बहुत सारे मुसलमान वोटर कांग्रेस से फ्रंट होने लगे और उन्होंने कांग्रेस के खिलाफ वोट करना शुरू किया। उसको देखकर इंदिरा गांधी को लगा कि शायद अब मुसलमान वोटर हमारे साथ नहीं है, तो उन्होंने एक सॉफ्ट हिंदुत्व का कार्ड खेलना शुरू किया। इससे मुसलमान वोटर उनसे और दूर हो गए। खास तौर से उत्तर भारत में, जैसे बिहार में और उत्तर प्रदेश जैसे इलाकों में मुसलमान वोटरों ने इस बात का बहुत कांग्रेस के इस रवैये का बहुत बुरा माना और वो धीरे-धीरे दूसरी पार्टियों के साथ जुड़ गए। खास तौर से वो उन पार्टियों के साथ जुड़े जो कि सामाजिक न्याय की पार्टियां थीं। मुख्य तौर पर यादव केंद्रित, यादवों के नेतृत्व वाली पार्टियां थीं। उनके साथ मुसलमान वोटर बिहार में और उत्तर प्रदेश दोनों में जुड़ गए और उत्तर प्रदेश में उन्होंने बहुजन समाज पार्टी के साथ भी अपना कुछ रिश्ता बनाया। लेकिन देश के बाकी सारे इलाकों में कांग्रेस मुसलमान वोटरों की प्रमुख पसंद बनी रही। अब जिन इलाकों में नई क्षेत्रीय शक्तियों का उदय हुआ, जैसे कि तेलंगाना में, जिसको तेलंगाना राष्ट्र समिति कहते हैं, जो भारत राष्ट्र समिति है, अब हो गई है। जब नई क्षेत्रीय शक्तियों का उदय हुआ तो वहां मुसलमानों ने देखा कि भारतीय जनता पार्टी को पराजित करने में प्रमुख भूमिका उन शक्तियों की है। तो फिर वहां भी वो कांग्रेस से थोड़ा दूर हटे। अब ये एक नई प्रक्रिया शुरू हुई है। इस नई प्रक्रिया के तहत मुझे लगता है कि दिल्ली में, उत्तर प्रदेश में और बिहार में कांग्रेस पहले के मुकाबले, मैं केवल दोनों का तुलनात्मक रूप से कह रहा हूं, पहले के मुकाबले कांग्रेस को लोकसभा चुनाव में खास तौर से, विधानसभा चुनाव में नहीं, फिर विधानसभा चुनाव में कुछ और दांव पे लगा होता है और लोकसभा चुनाव में कुछ और दांव पे लगा होता है। वहां पर मुसलमान वोटर कांग्रेस को हमदर्दी के साथ देखेंगे। अब ये कांग्रेस के ऊपर निर्भर करता है कि वो उनको उनको और कुल मिलाकर पूरे समाज को अपनी चुनावी मुहिम में क्या संदेश देती है। अगर कांग्रेस ये संदेश देने में सफल रही, इस तरह की माहौलबंदी करने में सफल रही कि वो इस देश का चुनाव जीतकर सरकार बना सकती है या वो करीब 150 और 200 के बीच में सीटें जीत सकती है, इस तो सारे वोटरों को लगेगा कि भाई कांग्रेस एक बहुत बड़ी महत्वपूर्ण दावेदार है और मुसलमान वोटर इससे उसकी तरफ और भी ज्यादा आकर्षित होंगे। लेकिन अगर ये संदेश कांग्रेस नहीं दे पाई तो जिन मुसलमान वोटरों की उसके प्रति हमदर्दी हुई है, वो दूसरी ऐसी शक्तियों की तरफ चले जाएंगे जो कि भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ ज्यादा प्रभावी तरीके से चुनाव लड़ रही हों। अगर अगर हम तेलंगाना को देखें, तो वहाँ पर जो केसीआर हैं, तो उन्होंने मुस्लिम महिलाओं को, जो मुस्लिम लड़कियाँ हैं, गरीब परिवारों के, उनके विवाह के लिए कुछ रकम देने का प्रावधान किया है। युवाओं को वो जो पिछड़ी जाति मुस्लिमों में जो युवा हैं, उनको पैसा दे रहे हैं। तो उसके बरक्स कांग्रेस भी कोशिश कर रही है। लेकिन क्या वहाँ पर जाकर ये जो पूरा मॉडल है कांग्रेस का कि वो लोकसभा चुनाव में तो मजबूती से आती है, पर विधानसभा चुनाव में वो टाइटर फिस्ट हो जाती है। तो क्या कांग्रेस के पास इससे निकलने का कोई रास्ता है? देखिए, जो भारत राष्ट्र समिति है वो तेलंगाना की नंबर 1 ताकत है। जब से तेलंगाना की स्थापना हुई है वही लोग चुनाव वहां पर जीत रहे हैं।
उनका विधानसभा चुनाव में भी हाथ ऊपर रहता है और लोकसभा चुनाव में भी हाथ ऊपर रहता है। भारतीय जनता पार्टी ने भी वहां पर प्रवेश कर रखा है और भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस का जो पूर्व आधार था उसके काफी हिस्से को अपनी ओर खींचने में कामयाब भी रही है। पिछली बार लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने वहां पर 4 सीटें भी जीती थी, जिससे एक तरह की ये छवि गई थी कि तेलंगाना भाजपा का एक संभावित क्षेत्र है। कर्नाटक के बाद दक्षिण भारत में तेलंगाना भाजपा का एक संभावित क्षेत्र है। अब इस विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को यह दिखाना होगा कि वो भारतीय जनता पार्टी को तीसरे नंबर पर धकेल सकती है और इस काम को उसे बड़े प्रभावी ढंग से करना होगा। अगर वो ये काम ठीक से कर पाई तब फिर भारत राष्ट्र समिति और उसके बीच में एक प्रमुख टक्कर दिखाई पड़ेगी, जिसका लोकसभा चुनाव में भी कांग्रेस को फायदा होगा। मैं इस बात को भी बार बार कह चुका हूं, मुझे पक्का यकीन है कि विधानसभा चुनाव के बाद में भारत राष्ट्र समिति भी INDIA नामक मोर्चे में चली आएगी और उस वक्त तब कांग्रेस को BRS के साथ में अब गठजोड़ बनाने की पहलकदमी करनी होगी। और अगर ये दोनों पार्टियां आपस में गठजोड़ बनाती हैं तो मुझे पक्का यकीन है कि वो तेलंगाना की सारी सीटें जीत जाएंगी। भारतीय जनता पार्टी उसमें कुछ भी नहीं कर पाएगी। तो ये मुझे लगता है कि विधानसभा से लेकर लोकसभा तक की यात्रा है वो इस तरीके से चलेगी। अगर मध्य प्रदेश की राजनीति की बात करें तो मध्य प्रदेश की राजनीति में वहाँ पर एक संत रविदास जो हैं वो एक प्रमुख चरित्र के रूप में उभर रहे हैं। हालांकि बहुत सारे लोग उनको मानते हैं। तो मोदी जी गए तो उन्होंने 1 करोड़ रुपए के या 100 करोड़ रुपए के मंदिर का निर्माण की घोषणा की और खड़गे भी उनका नाम लेकर कुछ राजनीति करने की कोशिश कर रहे हैं। मैं सवाल ये पूछना चाह रहा हूँ कि क्या आपको लगता है कि मल्लिकार्जुन खड़गे में वो एक राजनीतिक व्यक्तित्व है जो कि दलितों के वोटों को अपने आसपास गोलबंद कर सकें आगे आने वाले समय में? ये खुद दलित समाज से वो आते हैं और दलित समाज से आने के कारण भारतीय जनता पार्टी को उनकी आलोचना निंदा करने में कुछ असुविधा होती है। भारतीय जनता पार्टी उतनी तत्परता के साथ में और उतने आक्रामक तरीके से मल्लिकार्जुन खड़गे की आलोचना नहीं कर पाती। अच्छा, वो वरिष्ठ भी बहुत हैं, उनके ऊपर किसी किस्म का भ्रष्टाचार का आरोप भी नहीं है और उनकी राजनीतिक पारी बहुत लंबी है। तो अब लाल कृष्ण आडवाणी और अटल बिहारी वाजपेयी की जो परंपरा है भारतीय जनता पार्टी में, उसके तिरोहित हो जाने के बाद में खड़गे से ज्यादा वरिष्ठ नेता तो भारतीय जनता पार्टी में भी कोई नहीं है। तो ये एक ऐसी स्थिति है जो खड़गे को थोड़ा विशिष्ट बनाती है। अब चूंकि वो राष्ट्रीय नेता हो गए हैं, केवल औपचारिक रूप से नहीं व्यावहारिक रूप से राष्ट्रीय नेता हो गए हैं कांग्रेस के अध्यक्ष बनने के बाद में, तब फिर अब उनकी जो ये हस्ती है, उनकी जो हैसियत है, इस हैसियत की परीक्षा है कि क्या वो सारे देश में कांग्रेस के लिए दलित वोटों की गोलबंदी का आधार बन सकते हैं। और उनमें कई खूबियां हैं, वो बहुभाषी हैं, वो मराठी भी बोल लेते हैं, वो कन्नड़ तो बोल ही लेते हैं, हिंदी में भी बड़ा अच्छा लेक्चर देते हैं, अंग्रेजी भी उनकी अच्छी है, अंग्रेजी में भी बोल सकते हैं। तो ये सब चीजें उनको दलित समाज के लिए आकर्षक बनाती हैं। खास तौर से मैं फिर कह रहा हूं, लोकसभा चुनाव के संदर्भ में खड़गे की ये उपयोगिता बहुत ज्यादा है। विधानसभा चुनाव में क्या होता है कि स्थानीय दलित नेता जो होते हैं वो उनको ज्यादा महत्व मिल जाता है, लेकिन लोकसभा चुनाव में चूंकि दांव दूसरे तरह के होते हैं और जो सत्ता बनने वाली है चुनाव के बाद में उसकी संरचना भिन्न किस्म की होती है, राष्ट्रीय किस्म की होती है, तो उसमें स्थानीय जो खिलाड़ी होते हैं उनका महत्व थोड़ा कम हो जाता है। यहीं पर कांग्रेस के लिए काम ये निकलता है कि वो बहुत से स्थानीय दलित नेताओं को अपनी ओर खींचे। अब ये सोचने की बात है कि अगर उत्तर प्रदेश में जैसे कि चंद्रशेखर रावण है, वो एक उभरते हुए जाटव नेता है पश्चिमी उत्तर प्रदेश के। मायावती भी बहुत बड़ी जाटव नेता है, तो उनके सामने उनकी हस्ती थोड़ी कमजोर पड़ती है और वो चुनाव में कभी कोई खास कमाल दिखा नहीं पाए। एक आंदोलनकारी छवि है उनकी। अगर ऐसा नेता कांग्रेस के साथ जुड़ जाता है, ये नहीं कह रहा हूं कि वो जुड़ जाएंगे या उन्हें जुड़ जाना चाहिए, मैं उनको उदाहरण के तौर पर पेश कर रहा हूं। अगर ऐसा नेता कांग्रेस के साथ जुड़ जाता है और आप सोचिए कि मल्लिकार्जुन खड़गे के साथ वो पूरे प्रदेश का दौरा करता है, एक ऐसी स्थिति में जबकि मायावती की निष्क्रियता के कारण जो दलित जनाधार है बहुजन समाज पार्टी का, वो थोड़ा सा हताश भी है और थोड़ा सा भ्रमित भी है। आप सोचिए, ऐसे में कांग्रेस का राष्ट्रीय अध्यक्ष जो स्वयं दलित है, जिसका महत्व पिछले दिनों, उसकी शख्सियत पिछले दिनों बहुत बड़ी है, जो कि दलितों की भाषा में सरल हिंदी में भाषण देता है, और उसके साथ में एक स्थानीय जो उत्तर प्रदेश में जाटव बिरादरी
सारे दलित समाज की 70% के आसपास जाटव बिरादरी है, उसका एक उभरता हुआ जुझारू, आक्रामक, आकर्षक व्यक्तित्व का नेता अगर उनके साथ जुड़ जाता है, तो कैसा सीन वहां बनेगा? एक ऐसा सीन बनेगा जो जिससे कांग्रेस का जो बिल्कुल कमजोर पड़ी हुई है उत्तर प्रदेश में, कांग्रेस की बुरी हालत है उत्तर प्रदेश में, एक काफी सशक्तिकरण इससे होगा। और जब मुसलमान वोटरों को लगेगा कि दलित वोटर कांग्रेस की तरफ झुक रहे हैं, तो मुसलमान वोटर उसकी प्रतिक्रिया में और उनकी तरफ झुकेंगे। मैं तो कहता हूं जब ब्राह्मण वोटरों को लगेगा कि ये दलित और मुसलमान दोनों वोटर कांग्रेस की तरफ झुक रहे हैं, तो ब्राह्मणों में भी पुराने जमाने का एक कांग्रेस समर्थक हिस्सा है जो भारतीय जनता पार्टी के साथ अभी भी नहीं जुड़ा हुआ है, वो सब लोग भी कांग्रेस के साथ आ जाएंगे। तो इस तरह का हिसाब किताब लगाकर कांग्रेस को ऐसी रणनीति बनानी चाहिए। आप सोचिए, मैं एक प्रस्ताव के तौर पे आपके सामने पेश कर रहा हूं कि खड़गे और चंद्रशेखर जैसा नेता अगर मिलकर पूरे उत्तर प्रदेश में चुनाव मैदान में कूद पड़े और अभी 6 महीने पहले से कूद पड़े, तो उसका कुल मिलाकर प्रभाव क्या होगा? मध्य प्रदेश के संदर्भ में मैं एक बार फिर से जानना चाहूँगा और कि वहाँ पर जो सुभाष यादव एक नेता होते थे, उनके पुत्र हैं अरुण यादव, तो वो कई बार वो शिकायती लहजे में कहते हैं कि कांग्रेस में हमेशा ही मध्य प्रदेश के संदर्भ में खास तौर पे उच्च जाति के नेताओं का वर्चस्व रहा। तो क्या यह एक ऐसी कमी है जो कि कांग्रेस को पूरी करनी चाहिए अगर वो मध्य प्रदेश में और आगे जाना चाहती है तो? क्योंकि देखिए, आप इस मामले में थोड़ा भारतीय जनता पार्टी से सीखना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी में भी ऊंची जाति के नेताओं का लंबे अरसे तक वर्चस्व रहा है। नरेंद्र मोदी के आने से पहले सब ऊंची जाति के नेता ही भारतीय जनता पार्टी के बड़े बड़े पदों पर रहते थे। लेकिन इसके बावजूद भी भारतीय जनता पार्टी में पिछड़े वर्ग के लिए भी पर्याप्त जगह थी और दलित समाज के लिए भी एक जगह थी। कितनी जगह वो कितना ला पाते थे, अलग बात है। आजकल ज्यादा ला पाते हैं, उस वक्त कम ला पाते हैं। उस वक्त भी भारतीय जनता पार्टी की 6 साल तक सरकार देश में बन गई, अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व में गठजोड़ सरकार बनी। तो नेता इस तरह का होना चाहिए जो किसी भी बिरादरी का हो, तो बाकी लोगों को लगे कि इसकी बिरादरी महत्वपूर्ण नहीं है, इसका जो नेतृत्व कौशल है वो महत्वपूर्ण है। ऐसा ही नेता दरअसल किसी भी पार्टी का नेतृत्व कर पाता है, वरना क्या होता है कि वो एक जाति की पार्टी हो जाती है। अगर उस नेता अपनी बिरादरी को अपने गले में एक तमगे की तरह लटकाए हुए घूमता है, तब फिर वो एक बिरादरी की पार्टी हो जाती है, जैसे कि तथाकथित रूप से सामाजिक न्याय की कई पार्टियां हैं। नेता ऐसा होना चाहिए जिसकी बिरादरी महत्वपूर्ण हो, लेकिन साथ में उसे इस तरह से पेश न किया जाए कि वो लगे कि उस बिरादरी का नुमाइंदा है और दूसरी बिरादरियां भी उसे अपना माने। ऐसे नेता होते हैं। नरेंद्र मोदी इस तरह के नेता हैं। खुद वो गुजरात के एक बहुत ही छोटे तेली घाची समाज से आते हैं और हिंदुस्तान के जितनी भी द्विज जातियां हैं उनको बहुत पसंद करती हैं नरेंद्र मोदी को। नरेंद्र मोदी के बारे में आप ब्राह्मणों से, ठाकुरों से और वैश्यों से बात करें तो इस तरह बात करते हैं जैसे कि वो उन्हीं की बिरादरी के हैं। यहां तक कि आप पिछड़ी जातियों में कई हिस्सों से बात करें तो वो लोग कहेंगे कि मोदी जी उन्हीं की बिरादरियों को। कई इस बात करते हैं उनके अंदर इस तरह की भावना नहीं होती है कि मोदी जी पिछड़े समाज से आए हैं। तो ये जो ऐसा ही एक जमाने में जवाहरलाल नेहरू थे, उनके नाम के साथ पंडित लगता था, लोग कहते थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, लेकिन हर तरह के लोग उनको अपना नेता मानते थे। गांधी जी खुद कहते थे कि मैं तो एक बनिया हूं, मेरा सौदा आजादी है, लेकिन हर तरह की हर बिरादरी का व्यक्ति उन्हें अपना नेता मानता था। तो जब तक नेता के अंदर ये क्वालिटी नहीं होगी, तब तक वो ज्यादा से ज्यादा एक सेक्शनल लीडर बन के रह जाएगा। एक छोटी जाति का एक जाति का नेता बन के रह जाएगा और उसकी प्रगति वहीं अवरुद्ध हो जाएगी। तो अपनी जाति से परे जाना हर नेता के लिए जरूरी है अगर वो वास्तव में नेता बनना चाहता है, लेकिन वो अपने साथ में व्यवहारिक रूप से अपनी जाति में भी रहता है। तो अपनी जाति की नुमाइंदगी करते हुए भी वो बाकी और दूसरी जातियों की नुमाइंदगी कर पाए, ये योग्यता जब तक किसी व्यक्ति की नहीं होगी, तब तक वो किसी बड़ी पार्टी का नेतृत्व नहीं कर सकता। एक जाति आधारित पार्टी का नेतृत्व अवश्य कर सकता है। लेकिन कई बार वो एक जाति की का जो आधार होता है, जैसे लालू प्रसाद यादव के पास यादव जाति का आधार हो, तो वो भी उन्हें राजनीति में आगे बढ़ाने में मदद कर सकता है। नहीं तो उन्हें टिकाए रख सकता है, लेकिन उसके आगे नहीं जा सकते वो। आप देखिए पिछले विधानसभा चुनाव में तेजस्वी यादव ने बड़ा अच्छा नेतृत्व किया अपनी चुनावी मुहिम का, मैं उसकी तारीफ करता हूं। हम सब लोग तो मान ही बैठे थे कि ये चुनाव जीत सकते हैं,
लेकिन अंततः वो चुनाव जीतते-जीतते रह गए। सबसे बड़े दल के रूप में उभर आए, लेकिन इसके आगे वो कुछ आगे नहीं जा पाए। अब उत्तर प्रदेश में देखिए, अखिलेश यादव ने यादव नेता और पिछड़े वर्ग के नेता के रूप में 2022 के चुनाव में एक प्रशंसनीय भूमिका निभाई। लेकिन वो और सबसे ज्यादा 32% से ज्यादा उन्हें वोट प्राप्त हुए, जो समाजवादी पार्टी के इतिहास में सबसे ज्यादा है, लेकिन उनकी 111 सीटें रह गई। भाई आखिरकार ऐसा क्यों होता है कि एक दूसरी पार्टी 40% 45% वोट अपनी तरफ खींच रही है? क्योंकि वो समाज के दूसरे हिस्सों को भी अपनी तरफ आकर्षित कर रही है। आप जरा सोचिए, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदित्यनाथ के ऊपर लगातार ये आरोप लगता रहा कि वो ठाकुरवाद चलाते हैं, और इस बात को लेकर ब्राह्मण समाज उत्तर प्रदेश का खास तौर से नाराज था। और उसकी नाराजगी उन दिनों जिन दिनों चुनाव चल रहा था, आप किसी भी ब्राह्मण से बात कीजिए तो उसकी नाराजगी वो खुलेआम व्यक्त करता था। लेकिन अंततः उन सब ब्राह्मणों ने आदित्यनाथ के नेतृत्व को ये जानते हुए भी कि यही दोबारा मुख्यमंत्री बनेंगे, भारतीय जनता पार्टी को वोट दिया। नाराजगी रही, ऐसी बात नहीं हुई नाराजगी दूर हो गई हो, उनकी नाराजगी रही। इसके बावजूद उन्होंने उसी पार्टी और उसी नेता को वोट दिया। ये एक इस तरह का तथ्य है, इसको समझने की बहुत जरूरत है। जब तक कि ये चीज नहीं लोग समझ में आएगी, तब तक भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ लोग जो खड़े हुए हैं, उनकी समझ में नहीं आएगी कि ये पार्टी क्यों इतना जीत रही है और क्यों उसके वोट 40% के पास पहुंच जाते हैं, खासतौर से उत्तर प्रदेश में। बिहार में कल छोटी-सी सांप्रदायिक हिंसा की घटना हुई। नागपंचमी का एक जगह से कोई शोभा यात्रा निकल रही थी और उसके दौरान। लेकिन पिछले कई दिनों से हम ये देखते हैं कि बिहार कई बार नकारात्मक खबरों को लेकर कुछ मर्डर हो रहा है, कुछ सांप्रदायिक हिंसा की बातें हो रही हैं। ये इन सब लोग चीज़ों को लेकर चर्चा में है। तो क्या ये संभावना बन सकती है कि आगे चलकर भाजपा जो है, वो अपने आप को इस स्थिति में ला दे कि वो सीधे तौर पर नीतीश कुमार को वहाँ चुनावी रूप से परास्त ही कर दे, ध्रुवीकरण की देखिए, राजनीति और जब गवर्नेंस नीतीश मॉडल कुमार ने बदल भाजपा छोड़ी थी और तेजस्वी यादव के साथ वो मिलकर महागठबंधन उन्होंने बनाया था, उस समय उनका महागठबंधन ज्यादा ताकतवर स्थिति में था। धीरे धीरे भाजपा ने उस महागठबंधन को कुतरा है, जिसे कहते हैं नहीं सलामी स्लाइसिंग, एक कुछ कुछ स्लाइसिंग उसमें से उन्होंने भाजपा ने निकाली है। तो आज जो महागठबंधन है वो उतना शक्तिशाली नहीं है जितना बनते समय था। अब नीतीश कुमार सुशासन के लिए या गवर्नेंस के लिए जाने जाते हैं, और बिहार से जो खबरें आ रही हैं वो खबरें खुशनुमा नहीं है। और आप कह सकते हैं कि भाई जो भारतीय जनता पार्टी समर्थक मीडिया है, जिसको गोदी मीडिया कहा जाता है, वो इन खबरों को ज्यादा बढ़ा चढ़ा के पेश करता है। इस प्रकार का तर्क दिया जा सकता है और इसमें कुछ कुछ सच्चाई भी है। लेकिन इस तरह की ये वो घटनाएं गलत है तो कोई कह नहीं सकता। तो एक पत्रकार की ऐसे हत्या कर दी जाती है या इस तरह की बहुत सी घटनाएं होती हैं। तो महागठबंधन की राजनीति करने और विपक्षी एकता के लिए काम करने के साथ साथ मुख्यमंत्री के तौर पर और मुख्यमंत्री के तौर पर नीतीश कुमार और उप मुख्यमंत्री के तौर पर तेजस्वी यादव, इन सब लोगों की जिम्मेदारी बिहार को सुशासन देने की भी तो है। वो उन्हें देनी चाहिए सुशासन। अगर वो सुशासन नहीं देंगे बिहार को और इस तरह की घटनाएं बढ़ती चली जाएंगी, तो उससे मुख्य विपक्षी दल के रूप में ताकत तो भारतीय जनता पार्टी को ही मिलेगी। अब वो कब उनको चुनौती देने की स्थिति में आ पाएगी? बिहार में उत्तर प्रदेश और दूसरी जगहों पे तो भारतीय जनता पार्टी या ब्राह्मण बनिया पार्टी नहीं रही है, लेकिन बिहार में अभी भी वो मोटे तौर पर ऊंची जातियों की पार्टी है। उसे कमजोर जातियों के साथ में गठजोड़ करने के लिए उनके नेताओं और उनकी पार्टियों को अपने साथ जोड़ना पड़ता है। तो भाजपा में इतनी शक्ति वहां पर उस तरह से नहीं है। तो धीरे धीरे करके भाजपा की ताकत बढ़ेगी। ऐसा तो हो नहीं सकता कि उसकी ताकत एक जगह रुकी रहे। तो उस स्थिति में इन लोगों को चाहिए कि ये शासन प्रशासन पर भी ध्यान दें, जो कानून और व्यवस्था की स्थिति है उसके कील कांटे भी कसें, वरना उनको लोकसभा चुनाव में भी नुकसान उठाना पड़ सकता है और उसके बाद 2025 में जो विधानसभा चुनाव होगा उसमें भी इनको नुकसान उठाना पड़ सकता है। तो मतलब आज की बात केवल जातियों का जोड़ बाकी करके आप चुनाव नहीं हमेशा जीतते रह सकते। आज की बातचीत को हम यहीं विराम देते हैं। लेकिन एक बार फिर से मैं आप सब लोगों से यह कहूँगा कि अगर आप प्रोफेसर अभय कुमार दुबे के साथ नियमित तौर पर राजनीति के विश्लेषण के इस कार्यक्रम को देखना चाहते हैं, तो नई परख चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। और अभय सर, आज की बातचीत के लिए आपको बहुत-बहुत धन्यवाद। अब हम अगले दिन फिर मिलें और देश की राजनीति के बारे में बातचीत करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।